Hello G, welcome or welcome back to my YouTube channel. So if you are new here, my name is Anmol. I am a registered nurse in Canada and also I make videos related to vlogs, fashion, a little bit of makeup and also my lifestyle. So in the last video I shared कि मैंने NCLEX का पेपर क्लियर किया और मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जर्नी कि मेरा कैसा रहा है. तो उसमें ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपने कैसे किया, आपने क्या किया था, ये किया, मतलब बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए थे. सो मैंने सोचा वाई नॉट टू मेक अ वीडियो, डिफरेंट वीडियो कि मैंने क्या क्या किया, कि थिंग्स आई डू टू क्लियर माई NCLEX. सो मैंने सोचा आप सबकी भी मदद हो जाएगी. और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है. ये नहीं कह रही कि जो मैंने किया वो ही आप लोग करो तभी आप कुछ करोगे. ऐसा कुछ नहीं है कि तभी आपका क्लियर हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने जो जो किया बस मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हो अगर आपको यूजफुल लगता है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. सो जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू के ना दिनों में ऐसा हो गया था कि सर पढ़ाई जा रहे हैं और मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि सर ने मान लो 3 पेज का कराया फॉर एग्जांपल और मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ के ही मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया कि यार और तो अंदर ही नहीं जा रहा, छोड़, अरे अभी तो 3 महीने पड़े हैं, कल कर लूँगी, ये चीज़ कल कर लूँगी, हर चीज़ ना कल पे छोड़ रही थी मैं. तो जब 10 दिन हो गए ना और जब पहला हमें मॉक टेस्ट आया तो मैं ऐसे ब्लैंक आउट थी कि यार मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, अब सर तो नेक्स्ट चीज़ पे चले गए और मेरा तो अभी तक पिछला भी पड़ा है, तो हाँ मैं कैसे करूँगी. तो ऐसा हो रहा था. तो फिर मैंने उसी दिन ना दृढ़ निश्चय लिया कि अब मैं अपना स्केड्यूल बनाऊंगी और उस पर अमल करूंगी. अपने दिमाग को समझाया कि अनमोल यू हैव टू डू दिस. मैंने ये सोची कि जो सर एक दिन में कराएंगे ना वो तो मुझे शाम को पढ़ के रटना ही रटना है. उस चीज़ को मैं सेकंड डे पे नहीं लेके जाऊंगी. इससे क्या हुआ ना कि मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है. तो अब जो सर कल कराएंगे उसके लिए मैं प्रिपेयर थी. मेरा दिमाग खुला हुआ था कि चलो हाँ मुझे ये पढ़ना है. मैं एक ऐसी बंदी हूँ ना, मैं एक जगह पे ना ज़्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं सकती. मेरे दिमाग के ना शटर बंद हो जाते हैं और मुझे उसके बाद ना घुसना ही बंद हो जाता है मेरे दिमाग के अंदर कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एक लाइन को ना 6 बार पढ़ लेती हूँ, वो मेरे दिमाग के अंदर ही नहीं जा रही है. तो इस चक्कर में मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ ना तो एटलीस्ट 15 मिनट्स का मैं ब्रेक लूंगी ही लूंगी, क्योंकि मैं लगातार नहीं पढ़ सकती. तो उस ब्रेक में मैंने कॉफ़ी बना ली, अपने लिए मखाना फ्राई कर लिए, थोड़ी सी नमकीन चर ली या बाहर चली गई थोड़ा ऐसे देखने, एकदम फ्रेश भी हो गया और दोबारा से एनर्जी भी आ गई कि अब मैं करूँगी. तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप भी इसको अच्छे से यूटिलाइज करें. कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट हैंड टू हैंड है. कंसिस्टेंट और आप टाइम मैनेज कर रहे हो ना तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छी वर्कआउट होती हैं. क्योंकि सोचो आप एक चीज़ को हर रोज़ कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो चीज़ तो आपकी फल देगी ही देगी. तो कभी हो सकता है कि यार एक दिन आप नहीं पढ़ पाए, भाई कहीं जाना पड़ गया, ग्रोसरी करने चले गए फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 घंटे वहाँ पे बर्बाद हो गए. लीस्ट 1 घंटा तो निकाल ही लो, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लो. क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो आपके माइंड को भी पता होगा कि अरे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. अगर आप एक दिन छोड़ोगे ना फिर 3 दिन बाद आप कहोगे अरे उस दिन भी तो छोड़ा था, छोड़ आज भी छोड़ देती हूँ. तो कंसिस्टेंसी इज द कि आपको हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है. हाँ ये हो सकता है कि एक दिन आपने थोड़ा पढ़ा, एक दिन ज्यादा पढ़ा, लेकिन पढ़ना जरूर होगा. ठीक है. तो बैलेंस करना अपनी लाइफ और अपने पढ़ाई को ना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप जिम नहीं जा रहे आप थोड़ी सैर कर लो, बाहर निकल जाओ, या फिर थोड़ा मेडिटेट कर लो, ऐसे भाई भगवान का नाम ले लो थोड़ी देर. तो ये सब कुछ तो करना ही करना, नहीं तो ना पढ़ पढ़ के भी बोर हो जाओगे, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा पढ़ाई तो है नहीं, हम सब नर्सिंग कुछ आता है, बस वही है कि थोड़ा रिफाइन करना है उसको पढ़ाई को, है ना. सोना बहुत ज़रूरी है. ये मत सोचना कि आप 15 से 16 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे सो लिए. अगर आप नींद पूरी नहीं रखोगे ना आपका दिमाग अगले दिन ना चलना ही बंद हो जाएगा. ठीक है. तो नींद पूरी रखना, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद तो लेना ही लेना. और खाना पीना अपना अच्छा रखना, तो आपका दिमाग एकदम फुर्ती से चलेगा. थिंग इज कंपैरिजन. अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करना. मेरी रूममेट है ना, वो एक चीज़ को लगाती है 4 घंटे अगर फॉर एग्जांपल, और मैं उस चीज़ को अगर लगा रही हूँ 2 घंटे, तो वो ये सोचती होती थी कि यार वो 4 घंटे बर्बाद कर रही है, और मुझे यहाँ से होता था कि यार वो तो 4 घंटे लगा रही है, वो शायद ज़्यादा तो नहीं पढ़ रही. तो इस चीज़ से ना हमारा दिमाग ही ख़राब होता है. क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि जो चीज़ मुझे समझने में सिर्फ आधा घंटा लग रहा है, आपको वो समझने में 15 मिनट भी लग सकते हैं और 1 घंटा भी लग सकता है. तो इसमें कुछ भी जेलसी या कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको अपना ये देखना है कि आप अगर किसी चीज़ को 4 घंटे 1 घंटा दे रहे हो, क्या उसके बाद अगर आपसे कल या परसों या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद में वो पूछूंगी तो आपको क्या पता होगा. जेलसी एक ऐसी चीज़ है जो एक कॉमन बंदे में होती ही होती है. कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसमें कभी जेलसी फैक्टर ना हो. तो हमें भी कभी फील होता था यार उसको तो ये चीज़ आती है, क्योंकि हम एक दूसरे से जब क्वेश्चंस पूछते थे कि यार उसको तो ये चीज़ आती है, मुझे नहीं आती, यार उसको कैसे आती है. तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में नहीं लेके आनी, हमें बल्कि उससे पूछना है कि यार ये तूने कहाँ से पढ़ा, यार ये कैसे पढ़ा तूने, मुझे भी बताया. जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी आपको 10 चीज़ें और नहीं बताएगा और आपका भी दिमाग में नॉलेज आएगी. सो कंपेरिजन एंड जेलसी
नो। फोर्थ आ गया स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज में क्या है कि मैंने जहाँ से क्लासेस लिए हैं वो सर खुद नोट्स बनवाते थे, हैंड रिटन नोट्स होते थे, और सर कहते थे कि और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं एक इंडियन मेंटेलिटी के लोग, जितना हो कम है। तो शुरुआत के दिनों में जो सर करा रहे थे वो भी, और साथ में मैंने जो बुक है सॉन्डर्स वो भी ली, कैप्लिन वगैरह ली, लेकिन टाइम ही नहीं लगता था। जब मैं सर की नोट्स ही पढ़ ली ना, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं वो भी पढूं, मैं सॉन्डर्स भी पढूं, मैं कैप्लिन भी पढूं। सॉन्डर्स पढ़ रहे हो और कहीं से कोचिंग नहीं लेते तो सॉन्डर्स इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। पहले के ज़माने में कोई कोचिंग्स नहीं होती थी, लोग सॉन्डर्स दे दे के ही पास होते थे। तो हमेशा एक बुक या हद से हद 2 बुक्स पे जाना, ये ना हो कि तुम हर बुक पढ़ रहे हो, जिससे क्या होगा, नो यूज़। तुम एक बुक का भी ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ डिफरेंट तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा दिमाग इतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा। एंड लगे हाथ ही में आपको ये बता दूँ, यू वर्ल्ड और आर्चर्स ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने जो डिफरेंस फील किया ना, मैं वो आपको बताती हूँ। जो यू वर्ल्ड है ना, वो हमने शुरुआती दिनों में किया था, और जो आर्चर्स है वो हमने लास्ट के 2 हफ्ते 3 हफ्ते में किया था। जो यू वर्ल्ड है ना, उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे हम नॉर्मल डे में इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, वैसी इंग्लिश है। लेकिन जो आर्चर है ना, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी ना हाई लेवल की है। सर्जरी की टर्म्स और मतलब बहुत सारी टर्म्स भी ऐसी आएंगी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, जो हमने पढ़ा होगा। पेपर आया था ना, उसमें 3 से 4 ऐसे सर्जरी की वर्ड्स थी कि हमने पढ़ी नहीं हुई थी, क्योंकि हमने आर्चर में कर रखी थी, तो इसलिए हमें पता था कि यार ये तो वो वाली सर्जरी है। तो इसलिए आर्चर्स भी करना ज़रूरी है। चीज़ आ गई फैमिलियर विद द पैटर्न। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना पहले 1 महीना ना पढ़ते ही रहते हैं, हम कोई यू वर्ल्ड नहीं करते, कोई आर्चर्स नहीं करते, पर का वो नहीं देखते, पैटर्न नहीं देखते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, और पेपर आ रहा है MCQ। 20 दिन हो जाए, ज़रूर पेपर का पैटर्न और एक मॉक टेस्ट लगा के ज़रूर देखना कि तुम्हें समझ आ रहा है कि जो तुमने पढ़ा था और जो तुम पेपर दे रहे हो उसमें तुम्हें समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस बन के आएंगे, है ना। तो 6th आ गई है ना, फोकस एरिया ऑफ स्टडी। माय गॉड, इतनी इंग्लिश लिखी है मैंने, फोकस एरिया ऑफ स्टडी। इसका मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, कि इसका मतलब है कि जो चीज़ पढ़ने वाली है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ये नहीं कि तुम थ्योरियाँ पे थ्योरियाँ रगड़ी जा रहे हो अपने दिमाग में, लेकिन वो तो आनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशंस, जो RN का पेपर होता है ना, उसमें जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है कि वो मुझे तो कोई भी नहीं आई थी, मेरी फ्रेंड्स को भी कोई नहीं आई थी, और मैंने जिससे भी पूछा था उनमें से किसी को नहीं आई थी। RPN का जो पेपर होता है ना, उसमें कैलकुलेशंस आती है, लेकिन जो RN का एग्जाम होता है उसमें बहुत कम कैलकुलेशंस आती हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि तुम अपने 6 से 7 घंटे कैलकुलेशंस में लगा दिए। कुछ तो चैप्टर्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें बहुत ऐसे दिमाग लगा के पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एंडो, तो कार्डियो, GI, जो ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारी सर्जरीज और बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। मोस्टली जो केस सिनेरियोज या केस स्टडीज आती है ना, वो मोस्टली मेंटल हेल्थ में से आ जाएंगी, GI में से आ जाएगी, है ना। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, इनको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सो हाँ, तो 7th चीज़ आ गई है एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसका मतलब है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई तुम्हें कैसे पढ़ना है और कैसे तुम्हारे दिमाग में घुसता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता था कि हम 24/7 दवाइयाँ नहीं पढ़ सकते, हमें याद नहीं हो रही हैं, कि हम क्या करें कि हमें दवाइयाँ याद हों। तो हमने क्या किया, हमने पर्चे लगा दिए थे दीवारों पे, जहाँ जहाँ पे हमें दिखता था कि हाँ भाई ये बीटा ब्लॉकर्स के आ गए, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, ऐसे हमने हर जगह पर्चे बना दिए थे। वॉशरूम तक में पर्चे लगाए थे, कि ताकि जहाँ जहाँ पे मेरी नज़र जाती है ना, वहाँ पे ना मुझे दिखता रहे। अच्छी रहती है कि जो चीज़ हमारे आंखों के सामने होगी ना, वो चीज़ हमारे दिमाग में जाएगी ही जाएगी। स्ट्रेटजीज तुम्हें खुद की ढूंढनी पड़ेंगी कि तुम कैसे कैसे करके पढ़ सकते हो, ठीक। 8th चीज़ वो है टेस्ट टेक्निक्स और कैट। ये नहीं है कि 10 दिन हुए नहीं तुम्हें पढ़ाई को, तुमने कैट लगा लिया, है ना, ऐसा नहीं है। तुमने कैट कब लगाना शुरू करना है, जब तुम्हारा हाफ या पौना सिलेबस खत्म हो चुका है ना। तो कैट लगाने से क्या होता है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि यार हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़, हमारा ना बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको हम ऐसे लल्लू समझते हैं ना, कि यार ये तो टॉपिक ऐसा ही है, बेकार लग रहा है, ये तो कहाँ आएगा, लेकिन वही चीज़ जब उसमें आती है ना और हमें नहीं आती, तो वो फिर हमारा दिमाग खोलते कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो इसलिए कैट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अपना टाइम भी मैनेज रखना, कि तुम्हें टाइम का पता लगे। ये नहीं है कि तुम 3 घंटे में सिर्फ तुम 100 क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर तुम 3 घंटे में सिर्फ 100 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो तुम जब पेपर दोगे ना, तो तुम 5 घंटे में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। मेरी फ्रेंड ने जब पहला कैट लगाया था ना, उसने 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे।
मतलब हम भी शौक थे कि यार तू ये पागल है, अगर तू यहाँ पे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर रही है, वहाँ पे तू कैसे करेगी? क्योंकि वहाँ पे तुम और ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे कि यार अच्छे से करना है, सही करना है। तो इस चक्कर में अपना टाइम का पूरा ध्यान रखना। तो गाइस यही थोड़ी मोड़ी चीज़ें थी जो मैंने करी थी अपना पेपर क्लियर करने के लिए। सो साथ में ना मुझे बहुत सारे ना क्वेश्चंस भी आए थे, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में ना लास्ट में क्वेश्चंस का भी रिप्लाई दे दूंगी। मेरी वो वीडियो देख के ना बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ मच यू अर्न एज ए नर्स इन कैनेडा ऑन मंथली बेसिस। लोगों का क्वेश्चन था कि कितना पे रेट होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये वो। ये जो मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि जो लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स है उनका शुरू होता है 32-33 से, 32-33 से। और जो कम्युनिटी वाले हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें नर्सिस ने इधर से उधर जाना होता है ना, तो उनका 45 प्लस होता है, 45, 50, 55 तक भी मैंने देखा है। एक जगह पे $60 भी मेरी फ्रेंड ले रही है, तो वो भी मैंने देखा है ना। और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में थोड़ा 39, 38, 36 ऐसे चलता है, मतलब इनके अराउंड आपको मिल। मुझे ये पूछना था कि 83 या 80 पे एग्जाम क्वेश्चन आना बंद हो जाए, इसका क्या मतलब है? मैं कंफ्यूजन में हूँ बिकॉज क्वेश्चन तो 140 तक होते हैं। हमें क्या होता है, मिनिमम होता है 80 और मैक्सिमम होता है 140, 150 समथिंग होता है ना। बहुत अच्छा पेपर दिया, तुम्हारा ग्राफ जो है वो सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसको पता है कि तुम क्लियर कर जाओगे। तुम्हारा 80 में बंद हो जाएगा और तुम टाटा बाय बाय। अगर सोचो तुम बहुत ही बेकार पेपर दे रहे हो, तुम्हारा ग्राफ ही नीचे है और कंप्यूटर को भी पता है कि तुमसे और नहीं कुछ होने वाला है ना, तो वो 80 पे बंद कर देगा कि चलो भाई निकलो, है ना। सोचो तुम्हारा कुछ ऊपर चल रहा है, कुछ नीचे चल रहा है, कुछ ऊपर चल रहा है, कुछ नीचे चल रहा है, तो वो भी कंप्यूटर भी कंफ्यूज है कि यार इसको आता है कि इसको नहीं आता, तो वो फिर ऐसे क्वेश्चंस बढ़ाने लग जाता है। 85 तक ले गया, 100 तक ले गया, 110 तक ले गया, 115 तक ले गया। सोचो तुम्हारा फिर भी ऐसे 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 ही जा रहा है, तो वो फिर 150 तो मैक्सिमम लिमिट होती है कि इतने ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस पर वो बंद कर देगा। ठीक है, तो ये होता है कि इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका 80 में बंद हुआ वो पास ही पास है और जिसका A140 पे बंद हुआ वो फेल ही फेल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पता नहीं तुम्हें समझ आया कि नहीं, मैंने लेकिन समझाने की बहुत कोशिश। स्टडी कितने टाइम करते, सी एनी सजेशंस प्लीज, एंड हाउ टू इम्प्रूव स्कोर। मुझे जरी हंसी आ रही है ना कि एक अनपढ़ बच्चे से बंदा पूछ रहा है कि कितनी स्टडी करते। दिन में जब 3-4 घंटे की मेरी क्लास होती थी और 3-4 घंटे मैं शाम को हम लाइब्रेरी जाते थे दोपहर से को, उसके बाद रात को 3-4 घंटे मैं पढ़ती थी। लगा लो 6 घंटे मैं दिन में पढ़ रही हूँ एक्सेप्ट फॉर माई क्लास। और हमें जल्दी सोना होता था रात को क्योंकि हमें सुबह 8 बजे क्लास के लिए उठना ही होता था, है ना। तो ऐसा स्केड्यूल था, तो मैं दिन में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 आवर्स पढ़ती ही पढ़ती थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ही ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग एकदम बंद हो जाता है। तो कुछ नहीं होता यार, एक दिन तुम अपने आप को रिलैक्स दे भी सकते हो। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे मैं पढ़ती थी या आप पढ़ते हो, बस जो भी है बस पढ़ना ही पढ़ना है। और हाउ टू इम्प्रूव स्कोर, इसमें ना यही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर होगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ा और कल मैंने उसका लगा लिया, वो क्या बोलते हैं, यू वर्ल्ड में एंडोक्राइन कर लिया, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए क्योंकि मैंने अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि मैंने फिर कार्डियो भी कर लिया, ठीक है, उससे अगले दिन मैंने कोई और चैप्टर भी कर लिया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जब मैंने एंडो किया ना तो मेरे बहुत गंदे नंबर आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा दिमाग में वो अच्छे से गया नहीं था। तो तुमने क्या करना है, तुमने हमेशा जब भी पढ़ना है ना तो एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स को मिला के तुमने अपना क्वेश्चंस करने हैं, जिससे क्या होगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना खुला रहेगा। मैं कि आपका रिजल्ट कितने दिनों में आ गया था। वैसे जो नॉर्मली एनक्लेक्स का रिजल्ट होता है वो नेक्स्ट डे आ जाता है, लेकिन हमने एग्जाम दिया था फ्राइडे को, इसलिए हमारा रिजल्ट आया मंडे को, कि सैटरडे संडे शायद बंद होता होगा, तभी हम 2 दिन लाशों की तरह बेड पे पड़े थे। हाई डियर, आई एम गोइंग टू गिव माई एग्जाम ऑन 16th. While I'm doing Archer, I got readiness assessment of 58 or 57. Is it okay? So यार मुझे ऐसा लगता है कि 58, 57 आना ये सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हमारा वहाँ पे 58, 57 आ रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम में दे रहे हैं ना तो वो हमारा जितना हमें चाहिए ना पास होने के लिए वो हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने आप पे बिलीव रखो और पेपर में जो क्वेश्चन कर रहे हो उस पर बिलीव रखो कि यही आंसर है। देखिए, गो विद एक्सटेंट, इंस्टेंट, गो विद इंस्टेंट, गो विद एक्सटेंट, गो विद अपना दिमाग की जो अंदर की वो बोल रही, गो विद योर गट, कि जो तुम्हारी गट फीलिंग ने बोला है ना कि ये आंसर है तो वही आंसर होता है। कभी भी ना सेकंड वो मत करना थॉट, है ना। जब हम अपना दिमाग घुसा देते हैं ना उस चीज़ में, वो चीज़ हमेशा गलत जाती है। और साथ में अगर रेडीनेस असेसमेंट अगर 57, 58 आ रही है तो ट्राई करते रहो, वो 70 से 75 भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। क्योंकि शुरुआत में मेरी तो 50 से हमेशा कम ही आती थी मेरी शुरुआत में। वो तो लास्ट के डेज में जब हमने रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया अच्छे से, रोज़ हमने असेसमेंट्स लगानी शुरू कर दी ना, तब हमारा अच्छा स्कोर बनना शुरू हो गया था 75, 80। तो इसलिए इस चीज़ के बेसिस पे कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, अपना पेपर हमेशा कॉन्फिडेंस से करना, ठीक है। आई हर्ड दैट RN जॉब्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन कैनेडा।
यार ये क्वेश्चन तो ना वैसे हमारा भी है कि यार आरएन की जॉब्स हैं कि नहीं है, क्योंकि हम इतनी देर से अप्लाई कर रहे हैं, हमें 4 से 5 महीने हो गए, हम इतने टाइम से अप्लाई कर रहे हैं और हमें जॉब्स मिल ही नहीं रही हैं। अगर मिल रही हैं तो वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा तो है, मैं भी मानती हूँ। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस होता इंडिया में तो शायद हमें बहुत जल्दी मिल जाती जॉब। एक फ्रेंड है, वो कहीं पे भी काम नहीं करा उसने इंडिया में भी, और यहाँ पे भी कहीं नहीं कर रही काम, है ना। तो जब वो आरएन के लिए अप्लाई कर रही है ना, तो उसका हो नहीं पा रहा है, कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बंदे को यार न्यूली ग्रेड नहीं चाहिए होती, हर बंदे को होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो ना। न्यू ग्रेड प्रोग्राम्स भी होते हैं नर्सेज के लिए, जिसमें ना जो न्यू ग्रेजुएट नर्स होती है ना, स्पेशली प्रोग्राम्स बनाए होते हैं कि 3 महीने की ना यहाँ से मतलब तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम 3 महीने यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी गेन कर सकते हो। तो एज अ नर्स, स्टूडेंट नर्स तुम काम करोगे, तो वो भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। एटलीस्ट तुम एक्सपीरियंस में डाल सकते हो, है ना, कि तुमने 3 महीने ऐसे काम किया। कमेंट करना, मैं उसमें नीचे तुम्हें लिंक दे दूंगी। तो न्यू ग्रेड प्रोग्राम करके वो लिंक है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो तुम कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा लोगों के पास इतना दिमाग कहाँ से है। मैंने तो ये सब सारे क्वेश्चन कभी सोचे ही नहीं। तो मैं एट द एंड सिर्फ यही बोलूँगी कि अपने पे भरोसा रख, पढ़ते रहो, तो ज़रूर तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, and if you have any doubt, do comment. Bye. Thank you for watching.